Hello everyone, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan and you're watching series on Basic Electrical Engineering module number 5. We are on DC machines and today's topic is shunt wound DC generator. आज का जो टॉपिक है that is the shunt wound DC generator और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि जब जो DC जनरेटर का सीरीज तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट करके रखा हुआ है. प्रीवियसली आपने सीरीज बाउंड DC जनरेटर देखा था और उससे पहले हम लोगों ने मोटर्स का पूरा एनालिसिस करके रखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ डीसी मोटर्स. तो आज के इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है मैं तुरंत जल्दी से बता दूं आपको. आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा शंट वाउंड डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी वर्किंग और उसकी एप्लीकेशन. ये तीन चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. उसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, जो ईएमएफ जो जनरेट होती है, उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज जिसको मैं बोलता हूं. तो इनके फॉर्म में आप उसका एक रिलेशन देखेंगे. करंट्स का कुछ बेसिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इन जनरेटर्स का एप्लीकेशन किन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर होता है. तो स्टे कनेक्टेड. स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो लेट अस स्टार्ट विद द शंट वाउंड डीसी जनरेटर. देखो, शंट वाउंड डीसी जनरेटर के अंदर जो खास चीज होती है वो होती है उसकी फील्ड वाइंडिंग से. जो मेजर डिफरेंस जो चीज क्रिएट करती है दैट इज ड्यू टू इट्स फील्ड वाइंडिंग. तो प्रीवियसली हम लोगों ने सीरीज वाउंड सिस्टम के अंदर देखा हुआ था कि जहां पे सीरीज वाइंडिंग, जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग आप कनेक्ट करते हो किसके साथ, आर्मेचर के साथ, वो सीरीज में रहता है. देखो, जिस भी फील्ड वाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूं ना, वो पर्टिकुलर टाइप का वाइंडिंग जो होता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर. अगर मैं बोलता हूं सीरीज फील्ड तो आर्मेचर के साथ सीरीज में, अगर मैं बोल रहा हूं कि शंट फील्ड तो आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड वाइंडिंग होगी. ठीक है, तो यहां पे जो कनेक्शन है दैट इज द शंट वाउंड डीसी जनरेटर. तो इसका कनेक्शन जो होगा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्ट होने वाला है. इससे क्या क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है उसका एक जनरल आइडिया आपको मिल गया होगा अगर आपने जो शंट वाउंड डीसी मोटर का वीडियो अगर आपने प्रीवियसली देख लिया होगा. तो यू वुड हैव गॉट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट कि उसके अंदर कैसे वर्किंग होता है, कैसे जो सप्लाईज होती है उनका क्या कैसा रिलेशन होता है. ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा. बस जनरेटर के केस में सप्लाई की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है. अब ये जनरेटर है तो यहां से आउटपुट सप्लाई बाहर निकलती है टुवर्ड्स द लोड. पहले मोटर था तो हम लोग एक्सटर्नली सप्लाई देते थे और वो सिस्टम तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा ड्रॉप्स उसके अंदर होता था और आखिरी में जो रेसिडुअल या आखिरी में जो बचा हुआ जो आउटपुट रहता था, सेक्शन रहता था, वो आपको मिलता था मोटर के अक्रॉस. तो यहाँ ठीक चीजें उल्टी हो जाती है. तो चलो जल्दी से देखते हैं, बोर्ड पे लेके आते हैं कि शंट वाउंड डीसी जनरेटर जो होता है ये क्या होता है. अभी देखो, जनरेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करके देता है. ठीक है, ये तो एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है, ये चीज आपको पता होना चाहिए. अब शंट वाउंड अगर जनरेटर है तो इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा उसको बोर्ड पे लेके आ जाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. तो देखो, ये जो शंट वाउंड डीसी जनरेटर होता है ना, सिंस इट इज अ जनरेटर, तो इसके अंदर की जो जनरेटेड ईएमएफ होती है इसको मैं ईजी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. किससे? ईजी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दिस इज दैट्स आर्मेचर सेक्शन. आर्मेचर ही वो जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन जो पहली बार जो प्रेजेंट होता है या पहली बार जो ऑकर होता है फर्स्ट टाइम, दिस इज द प्लेस वेयर इट ऑकर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्जन यहीं पे होता है. तो यहां पे जो ईएमएफ इसने जनरेट किया दैट इज रिप्रेजेंटेड विद ईजी, द जनरेटेड ईएमएफ. आर्मेचर से निकला हुआ करंट दैट इज आईए और इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो कुछ होगा ना इसके अंदर, तो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड विद आरए. लेट इट बी आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए. शंट पैरेलल में देखो यहां पे वाइंडिंग लगा के रखा हुआ है मैंने. ठीक है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये हमारी और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ होगी. दिस विल बी गिवन बाय आरएसएच. आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि आरएसएच की वैल्यू कंपैरेटिवली, आरएसएच इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन आरए. भाई आपको तो ये पता ही है ना कि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है, जब आर्मेचर की वाइंडिंग की जाती है तो ये कोशिश रखी जाती है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस जितना कम से कम हो सके उतना अच्छा, कम से कम रेजिस्टेंस वाला आर्मेचर बना सको वहां पे, सो दैट की प्रॉपर कंडक्टिविटी रहे फील्ड के अक्रॉस. प्रॉपर आपको ईएमएफ मिलनी भी चाहिए, या आउटपुट अगर आप ले रहे हो तो ईएमएफ मिलेगी और आप इनपुट दे रहे हो तो ईएमएफ उतना इंड्यूस कर सकता है, उतना सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी. तो आर्मेचर रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी प्रॉपर फ्लो ऑफ करंट होगी, उतना लेस वोल्टेज ड्रॉप होगा और उतना अच्छा मशीन का आउटपुट मिलना चाहिए आपको. ठीक है, लेकिन जब शंट फील्ड हम लोग बनाते हैं तो शंट की रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखा जाता है. याद करो आप लोग, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है डीसी मोटर का तो मैंने वहां पे आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ था कि शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ टर्न से किया जाता है, जिसकी वायर्स को हमेशा किस में रखा जाता है, लो गेज की वायर यूज की जाती है. क्या दो पॉइंट मैंने बताया, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग होती है विथ लोअर गेज ऑफ वायर. तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होने के कारण क्या होता है, उसकी एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. अगर मैं ऐसा लिखूं इसको
R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जब इस सिस्टम के अंदर मैं ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की कंडक्टर वाइंडिंग करता हूं तो इससे मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूं, L की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं। L की वैल्यू जब इस किसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जा रही है तो डेफिनेटली मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी वो इंक्रीज करेगी। लेकिन मैंने यहां पे क्या किया, मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया। कैसे कम किया, पतले गेज का वायर यूज करके। लोअर गेज का वायर जैसे मैंने यूज किया तो मैं क्या चीज कर रहा हूं, मैं इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर रहा हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया के कम होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये दोनों ही चीज जो मैं कर रहा हूं ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कर रहा हूं। तो यही कारण होता है कि जो RSH है, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है, ये हमेशा ग्रेटर देन RA दिखेगा या RSE दिखेगा। RSE इज सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, उसको RSE बोलेंगे। जब कंपाउंड मशीन पढ़ेंगे तो वो आएगा इसमें फिर से। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इनको हटा देते हैं हम लोग जल्दी से बोर्ड पे। तो अभी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं यहां देखने को। हमारे पास यहां आर्मेचर का रेजिस्टेंस है RA और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है RSH। करंट्स की बात करते हैं जल्दी से। करंट्स के फॉर्म में अगर मैं बोलूं आपको तो आर्मेचर से निकलने वाली करंट इज गिवन एज IA। देन आफ्टर आर्मेचर करंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज है, इस पॉइंट पे आने के बाद शंट में जाने वाली करंट इज गिवन एज ISH और वैसे ही लोड को मिलने वाली करंट विल बी गिवन एज IL। क्लियर है, करंट आर्मेचर से निकली और यहां आने के बाद ये दो पार्ट्स में से स्प्लिट हो गई। जो शंट फील्ड के अंदर जा रही है दिस इज टर्म्ड एज ISH, जो लोड तक पहुंच रही है दिस इज गिवन एज IL। तो अब आप यहां से देख के क्या डिपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि हियर वी कैन से IA is the sum of IL and ISH. The armature current is the sum of load current and shunt current. क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। अब इसके बाद इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं यहां से और इसके बाद खास चीज क्या है, देखो नेक्स्ट थिंग। अब इक्वेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये मशीन की EMF इक्वेशन जो होती है उसको कैसे ट्रेस किया जाए और इसका जो लोड पे मिलने वाला वोल्टेज है, यानी जिसको कि हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, जिसको कि नॉर्मली हम लोग ऐसे VT से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ ऐसे VL लिखा रहता है, कुछ बुक्स में E आउटपुट रहता है या E टर्मिनल रहता है। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग हिसाब से रहता है। तो हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करने वाले हैं अपने वीडियो में, VT से डिनोट करने वाला हूँ मैं। टर्मिनल वोल्टेज बोलता हूँ मैं इसको, या टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो मेरा टोटल वोल्टेज है जो किसको मिल रहा है, लोड को प्रोवाइड हो रहा है, इसका रिलेशन मैं जानूंगा किसके साथ, EG के साथ, जनरेटेड EMF के साथ। एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग से बता दूं कि यहां पे जो जनरेटेड EMF है, जितना भी आप जनरेट कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ ड्रॉप्स जरूर होगा। क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि आर्मेचर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है आर्मेचर। रेजिस्टेंस जहां पे भी होगा, अगर वहां से सप्लाई आप जा रही है आपकी, तो वहां ड्रॉप होना तय है बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो कितनी भी कम वैल्यू का हो सकता है कि मेरा RA जो है वो 0.3 ओम्स का है या 0.1 ओम्स का है, तो भी ड्रॉप होगा वहां। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखना आप लोग। तो इस केस में ड्रॉप होना बिल्कुल फिक्स्ड है कि ड्रॉप तो होना ही होना है यहाँ पे। और अगर मैं कंपेयर करूं टोटल वोल्टेज और EG के बीच में, तो हमेशा ये केस देखने को मिलेगा कि जनरेटेड EMF विल बी ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज और द लोड वोल्टेज जो आउटपुट साइड का है। ये कंसेप्ट क्लियर है आपका, ये हर केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जितनी EMF जनरेट हो रही है एग्जैक्टली उतनी तो बिल्कुल पहुंचेगी नहीं, कोई ऐसा आइडियल केस है नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे आर्मेचर का रेजिस्टेंस ऑफर हो ही रहा है। अगर सीरीज वाइंडिंग होती तो सीरीज वाइंडिंग की भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है इसके अंदर। खैर ठीक है, इन चीजों को हटाते हैं और सीधे हम लोग कहाँ चलते हैं, डेरिवेशन पार्ट में। तो चलो जल्दी से चलते हैं बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। लेट अस सी कि इसके अंदर क्या पढ़ना है हमको। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि जल्दी से एक सर्किट डायग्राम में ट्रेस कर लूं यहाँ जल्दी। तो सर्किट डायग्राम पहले ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग जो हम लगाने वाले हैं यहाँ से वो कैसा कुछ बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक शंट के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ। यहाँ हमारा मोटर जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां ट्रेस कर लेते हैं एक DC मोटर। और इन दो पॉइंट्स के बीच में इसकी आर्मेचर सेक्शन जो है उसको हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है,
ये हमारा सॉरी डीसी मोटर नहीं, डीसी जनरेटर है ये, ध्यान देना आप लोग इस चीज पे। और मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में शो कर देता हूं, किसको, RSH को। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो टर्मिनल है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो टर्मिनल है, इसका हम लोग क्या करते हैं, चलो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज है पहले उसको प्लेस कर लेते हैं। जितनी EMFs मिलती है, जितनी वोल्टेजेस मिलती है, सबसे पहला VL जो आउटपुट में मिल रहा है, सबसे पहला तो नहीं, सबसे लास्ट बोलना चाहिए, क्योंकि चीजें तो यहां से शुरू हो रही है सबसे पहले, ठीक है। जो EMF है मेरा, EMF है, EMF को मैं डिनोट करूंगा किससे, फ्रॉम EG, द जनरेटेड EMF EG। देखो प्रैक्टिकल केस में या न्यूमेरिकल के केस में कई बार ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे ब्रश ड्रॉप भी दिया जाएगा क्वेश्चन में, और जब जब ब्रश ड्रॉप दिया जाएगा, VD इसको बोलते हैं या VB से डिनोट करते हैं उसको। In that case, you have to assume that brush drop is also should be reduced from the equation of generated EMF. EMF जितना जनरेट हो रहा है उसमें से जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप आप माइनस करोगे, उसी के साथ साथ ब्रश ड्रॉप को भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब जरा करंट्स की बात करें तो करंट देखो हमारे पास कितनी है, यहां से आर्मेचर करंट निकल रही है, इसको मैं लिखूंगा IA, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंची आर्मेचर करंट, यहां आने के बाद ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, जो शंट के अंदर गई दैट विल बी टर्म्ड एज ISH, जो आउटपुट में मिला दिस इज द लोड करंट IL। चलो रेजिस्टेंसेस को ट्रेस कर लेते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट। रेजिस्टेंस हमारे कौन कौन से, सबसे फर्स्ट है आर्मेचर के अंदर का रेजिस्टेंस RA और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस RSH। तो इतनी पूरी क्वांटिटीज है और इन्हीं के बेसिस पे आपको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है बिटवीन VT एंड EG। चलो रिलेशन बताते हैं इसमें कैसे बनना चाहिए। देखो सबसे फर्स्ट, चलो सबसे पहले तो इसका एक हेडिंग डाल देते हैं जल्दी से, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज शंट वाउंड DC जनरेटर, दिस इज शंट वाउंड DC जनरेटर, ठीक है। चलो अब इसका रिलेशन देखते हैं इसमें क्या रिलेशन देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, करंट्स के फॉर्म में आप क्या चीज बोल सकते हो यहाँ, देखो करंट्स के फॉर्म में आपको क्या लिखना चाहिए, जितनी भी करंट्स है हमारे पास, इनके हिसाब से आप बोल सकते हो कि एक आर्मेचर करंट इज द मेन करंट जो आपको आर्मेचर से निकलते हुए मिल रही है, इसकी वैल्यू इन सबसे ग्रेटर है। ये करंट जब इस पॉइंट पे पहुंची तो यहां से दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, यानी उन दोनों पार्ट्स का सम करोगे आप, दैट इज IL प्लस ISH, तो आपको आर्मेचर करंट की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूं जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ऑल्सो वी कैन राइट, अब जरा पोटेंशियल्स को हम अज्यूम कर लेते हैं और देखते हैं इनका क्या रिलेशन मिलेगा। VT और EG के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो वी कैन राइट दैट आवर टर्मिनल वोल्टेज VT इज इक्वल टू, यहां तक कितनी वोल्टेज मिलेगी, VT या VL बोलना चाहिए कायदे से, चलो नोटेशन चेंज नहीं करते हैं, VL लिख रहे हैं तो VL ही लिखते हैं इसको। आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, देखो जितना जनरेट हुआ उसमें से जितने ड्रॉप्स हुए उसको माइनस कर दो, जनरेटेड EMF माइनस ऑल द ड्रॉप्स, तो जो बच गया वो आउटपुट तक पहुंचेगा, लोड तक पहुंचेगा, ऐसे लिखना है आपको। तो यहां से हम लोग लिखते हैं द जनरेटेड EMF EG माइनस क्या ड्रॉप हो रहा है यहां पे, पहला ड्रॉप हो रहा है IA इंटू RA, इतना ही हो रहा है। और ये सेक्शन का जो पोटेंशियल होगा, ये तो बीइंग इन अ पैरेलल सेक्शन, ये तो VL के बराबर होगा या VT के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ऑल्सो, अच्छा इसको भी एक हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, ये काम आएगा आगे चल के, क्या काम आएगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको सेकंड पॉइंट बना लेते हैं और इसको फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। क्लियर है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आएगा इक्वेशन कैसा बन रहा है, बिल्कुल इजी था ये। अब आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट थिंग, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमारी ये पहली इक्वेशन है,
इससे भी कुछ रिलेशन जो है आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे क्या रिलेशन है, IA वॉज इक्वल टू, ये तीनों करंट्स के बीच का रिलेशन IL प्लस ISH, इसको मैं प्लेस कर देता हूं यहाँ पे इस जगह पे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट दैट VL इज इक्वल टू EG माइनस, अब IA की जगह पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले RA को तो कॉमन निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में IA की जगह मैं लिखूंगा IL प्लस ISH। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को फाइनल हाईलाइट कर लेते हैं और यही हमारा फाइनल रिलेशन है बिटवीन दीज टू। ये इक्वेशन A लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इक्वेशन A को देख के क्या पता चल रहा है, पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इन्हीं 3-4 जो इक्वेशन जो मैंने लिखा हुआ है इन्हीं के अंदर से पूरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनने वाली है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, तुरंत समझ में आएगा आपको, बहुत ही आसान है कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग ट्रेस करने वाले हैं आगे चल के। अब ये डेरिवेशन पार्ट में यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ये डेरिवेशन पार्ट में, अब इसके आगे और कुछ नहीं देखना है आपको, बस ये 3 लाइन आपको देखना है। इसमें याद रखने जैसा भी कुछ नहीं है। आप अगर ये सर्किट डायग्राम आप सही बनाते हो, जो कि बनाओगे ही, ऑब्वियस थिंग है, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि शंट बनाना है यार, इसमें पैरेलल तो रेजिस्टेंस लगाना है, कोई दम है ही नहीं सर्किट में। और जो भी आउटपुट, जो भी डायरेक्शन लेना है, आपको पता है जनरेटर है तो सारा डायरेक्शन यहाँ से आउटगोइंग की तरफ होगा, और EG जो है उसका भी ऐसा कुछ डायरेक्शन होगा, करंट आउटगोइंग है, फिर जहां जहां स्प्लिट हो रही है वहां आप उसको शो कर सकते हो। शंट वाउंड डीसी जनरेटर सीरीज वाउंड से क्यों अलग होता है, क्या उसकी खासियत होती है, इसको समझना शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ ग्राफ दैट इज VI कैरेक्टरिस्टिक। VI कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और देखते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे समझा जा सकता है, इन रिलेशंस का इसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या फर्क पड़ता है, किस तरीके की लोड के लिए इसका बिहेवियर कैसा होता है, वो समझेंगे हम वहां पे, ठीक है। तो चलो आपको वापस लेके चलता हूं मैं इसी डायग्राम पे और जरा देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शंट वाउंड डीसी जनरेटर, बेसिकली जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जल्दी से उसको देखो। सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर जो हम लोग पढ़ रहे थे, वहां मैंने आपको बताया था कि एक मशीन की पूरी कंप्लीट स्टडी अगर आपको करनी है, एक जनरेटर की या मोटर की कंप्लीट स्टडी करनी है, तो उसकी मेजरली 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक ही हो सकती है, और उसी के बेसिस पे आप उसकी वर्किंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हो कि उसके अंदर जो उसका मैकेनिज्म है वो एक्चुअली कैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसमें से कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक किन चीजों के ऊपर ट्रेस्ड होता है, तो भाई अगर मैं VI की बात करूं, वोल्टेज और करंट की, तो जो पोटेंशियल होता है दैट इज ऑलवेज अ नो लोड पोटेंशियल या नो लोड EMF जिसको बोलते हैं, जिसको कि यहाँ पे E0 से डिनोट करते हैं। और करंट के फॉर्म में अगर आप देखो तो फील्ड करंट हमेशा फील्ड करंट के फॉर्म में आप एक्स एक्सिस पे डिनोट कर सकते हो। तो फील्ड करंट दैट इज यहाँ पे शंट फील्ड लगा हुआ है तो शंट फील्ड करंट के फॉर्म में। तो मतलब जो ग्राफ नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में ट्रेस हुआ, दैट ग्राफ विल बी नोन एज द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ डीसी शंट मोटर या सीरीज या कंपाउंड जो भी होगा, ये चीज इन सभी पे अप्लाई होती है। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक के बाद अगला जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं दैट इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। मशीन का इंटरनल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन जिस अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से वो कितनी EMF जनरेट करेगा, उसको Y एक्सिस पे आप ट्रेस कर सकते हो, और लोड के अकॉर्डिंग कितनी लोड करंट मिलने वाली है उसको आप X एक्सिस पे ट्रेस कर सकते हो। सो द ग्राफ दैट इज ट्रेस्ड बिटवीन द जनरेटेड EMF एंड IL दैट इज लोड करंट इज नोन एज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ अ डीसी शंट मोटर और डीसी शंट जनरेटर। थर्ड और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जिससे कि आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा दैट इज द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। अब एक्सटर्नल बात कर रहे हैं यानी सर्किट के आखिरी छोर की बात कर रहे हैं, आखिरी हिस्से की बात कर रहे हैं, तो आखिरी हिस्से में क्या आता है, लोड, और लोड के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज और करंट। तो लोड के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल दैट इज VT या जिसको VL लिख रहे थे हम लोग इतनी देर से, और IL दैट इज द लोड करंट। इनका क्या रिलेशन डेवलप होता है वहां पे, उस चीज को समझोगे तो आपका मशीन का स्टार्टिंग से लेके मशीन के एंड, बाहरी सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन तक का एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसका एनालिसिस पार्ट और लेके चलते हैं आपको मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक के पास। तो सबसे फर्स्ट थिंग यहां से, अब अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व को आप समझो तो इसको जरा रोकते हैं यहाँ पे और इनका रिलेशन पहले डेवलप करते हैं, देखते हैं कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे वर्क करती है। तो देखो भाई मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे फर्स्ट थिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे नो लोड पोटेंशियल लिखा हुआ है दैट इज E0, और इसको हम लोग वोल्ट्स के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, नो लोड पोटेंशियल। और यहां पे हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं, यहां पे हमारी करंट है IL या ISH जिसको कि एम्प्स यानी कि एम्पियर्स के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, जब सर्किट ओपन है सिस्टम का, यानी कि जब सिस्टम का सर्किट जो है, ये सर्किट ओपन बोलने का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। किसी भी सिस्टम का अगर मैं बोल रहा हूं कि सर्किट ओपन है, दैट मींस कि उसके सेक्शन पे कोई लोड लगा ही नहीं हुआ है। सिस्टम के आउटपुट पे यहां पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है। ये जो लोड सेक्शन था ना, इसको मैं बोलूं अगर ये लोड पोर्शन है तो इट इज बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। इस सोर्स से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई लोड नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, तो देखो आपको ये चीज पता होना चाहिए। आर ए लिख लिया, यहाँ पे आई ए आर्मेचर करंट, यहाँ पे आई एस एच, यहाँ पे आई एल। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम का लोड डिस्कनेक्टेड है, आउटपुट में कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो आपको नो लोड पोटेंशियल मिलेगी जिसकी वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। इस नो लोड पोटेंशियल ई नॉट की वैल्यू अच्छी खासी मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ कोई लोड नहीं लगा, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस का कोई चक्कर नहीं है, तो ई नॉट की वैल्यू अच्छी खासी हाई मिलेगी। लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, वो पोटेंशियल, रोटेटिंग डिवाइस है, पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर अगर लोड है नहीं, लोड ज्यादा कोई करंट ड्रॉ करता है तब ज्यादा करंट आती है, उसके प्रोपोर्शन में आपको वैसी वोल्टेज मिलती थी। लेकिन जब लोड ही नहीं लगा हुआ है तो फिर भी टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहला स्पीड ऑफ द मशीन, मशीन कितने स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है उसके कंडक्टर्स, उस हिसाब से उतना ईएमएफ आपको इंड्यूस होकर मिलेगा, और थोड़ा बहुत यहाँ का ड्रॉप होने के बाद बाकी पूरा का पूरा मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्पीड के अकॉर्डिंग, स्पीड एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है किसको, नो लोड पोटेंशियल को, जिसको ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्टर होता है, दैट इज द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मशीन। एक मशीन की जो रेजिस्टेंस होती है, जो लोड रेजिस्टेंस होती है, उसकी क्रिटिकल वैल्यू से उस रेजिस्टेंस को ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो या तो आपकी मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी, और अगर चल रही है तो बंद हो जाएगी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शंट मोटर्स के अंदर, शंट मोटर्स या शंट जनरेटर्स के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको यहां से समझो। देखो यहां पे अब इस ग्राफ में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कंडीशन ये है कि हम लोग 3 स्पीड पे बात कर रहे हैं, N1, N2 एंड N3। मैंने जो एनालिसिस रखा हुआ है दैट इज बेस्ड अपॉन 3 डिफरेंट स्पीड्स, जिसमें से ये पता होना जरूरी है आपको कि जो N1 है इट इज ग्रेटर देन N2, और N2 स्पीड जो है ये N3 स्पीड से बड़ी है। तो ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो कि दिस इज ऑन 2500, दिस इज ऑन 1500 एंड दिस इज ऑन 500, और ये सब आरपीएम है, रोटेशंस या रेवोल्यूशंस पर मिनट। N1 सबसे हाई स्पीड है। तो देखो ये ग्राफ, अच्छा आपके माइंड में ये चीज आएगा कि सर आपने O से शुरू क्यों नहीं किया ग्राफ, इसको A से क्यों शुरू किया है। ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना आपको, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस ड्यू टू रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। ये जो डिफरेंस आता है सिस्टम के अंदर कि आपकी ग्राफ जो होती है प्रॉपर ओरिजिन से ना शुरू होकर किसी एक सर्टेन वैल्यू से शुरू होती है, उतनी पोटेंशियल इसके अंदर पहले से ही अवेलेबल थी। यहां से यहां तक का पोटेंशियल देखो, ये O से लेके A तक का पोटेंशियल, ये वाला, ये जो था ना ये पहले से अवेलेबल था इसके अंदर। तो ये पोटेंशियल क्यों अवेलेबल था, क्योंकि इसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को इसने स्टोर कर लिया था। रिटेंटिविटी का जो फॉर्म था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, और इसको समझने के लिए आप मैग्नेटिक सर्किट वाले वीडियो में जाओ, मॉड्यूल 2 में आई गेस हम लोगों ने पढ़ा था उसको, और वहां से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारी ग्राफ यहाँ पे शुरू होती है पॉइंट A से, और 3 अलग अलग स्पीड के लिए मेरे पास इसकी वैल्यू कुछ ऐसी दिखाई देती है कि अप टू अ सर्टेन लिमिट, पहली ग्राफ को चलो स्टडी करते हैं, तो एक सर्टेन वैल्यू तक ये इंक्रीज होता है, और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये कांस्टेंट पे जाना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये स्लोप जो है ये ऐसा स्ट्रेट लाइन पे जाना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रेट लाइन पे क्यों जाना शुरू हो जाता है, इसका सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि पोल्स गेट सैचुरेटेड। इसके पोल्स जो होते हैं आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फील्ड करंट, पोल्स के अंदर सैचुरेशन आना शुरू हो जाता है, जिससे कि अब आप फील्ड करंट की मैग्नीट्यूड कितनी भी इंक्रीज करते जाओ,
आपको आउटपुट में अब इससे ज़्यादा नो लोड पोटेंशियल जो है अब इससे आगे वैल्यू नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो नो लोड पोटेंशियल उससे ज़्यादा अब आपको नहीं मिलता है आगे। आप और ज़्यादा करंट को बढ़ाते जाओगे तो एक आफ्टर सर्टेन लिमिट जो ग्राफ है वो रिवर्स भी होना शुरू हो जाता है, आगे चल के समझेंगे उसको भी। तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं इस केस में देखूं तो आपको ऑलमोस्ट इस किसी पॉइंट पे आपको ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कितना भी अगर स्टोर होता जाए ओवर द टाइम ओवर द साइकिल, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट्स की या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है आपको, अगर यहां पे होता हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म स्टोर करने के बाद का मैग्नीट्यूड ई नॉट का, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, आइडियल केस है, नॉर्मल केस है। सेकंड थिंग इज N2, स्पीड की मैग्नीट्यूड अब मैंने कम कर दिया, पहले 2500 था, अब 1500 मैंने रख दिया, रिड्यूस कर दिया आरपीएम। तो सडनली क्या हुआ, अब जो इसकी पीक वैल्यू है, इसकी मैग्नीट्यूड भी रिड्यूस हो गई। तो अब जो आपका E0 जो पहले मिल रहा था आपको E01, तो अब ये E02 जो है उससे रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, उससे कम हो गया E01। और सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू रिड्यूस द स्पीड एनी फर्दर, दैट इज ऑन N3। और N3 के केस में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि अब स्पीड कम होने के कारण आपका E03 जो है वो और ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो E01 से E03 के बीच का डिफरेंस आपको सीधे सीधे दिख जाएगा, कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि अगर नो लोड सेक्शन का वोल्टेज की बात कर रहे हो आप, तो ये सीधे सीधे स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, N के ऊपर। N अगर इंक्रीज होता है तो E0 की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, N अगर रिड्यूस होता है तो E0 की मैग्नीट्यूड भी कम होने लग जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। साथ ही साथ 3 और चीजें हैं यहाँ पे जो बोर्ड पे आपको दिखेंगी, B, C और D। ये B, C और D क्या चीज है, ये रेजिस्टेंस की क्रिटिकल वैल्यू है। दीज आर द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। इस सिस्टम में लोड सेक्शन पे इतना रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, तभी ऐसी कर्व आपको मिलेगी। क्रिटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैल्यू आप नहीं रखते हो, नहीं मेंटेन करते हो, फॉर दिस स्पीड दिस हैज टू बी द क्रिटिकल वैल्यू। सिमिलरली फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीड दिस हैज टू बी द क्रिटिकल वैल्यूज। N2 स्पीड के लिए C क्रिटिकल वैल्यू है फॉर द रेजिस्टेंस, तभी जाके आपको ऐसी ग्राफ जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और N3 के केस में ये ग्राफ जो है, अब ये ग्राफ धीरे धीरे अब और रिड्यूस हो जाता है। E03 की वैल्यू देखो रिड्यूस हो गई, और फर्दर अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाके देखने को मिलेगा आपको। ये ग्राफ वापस धीरे धीरे एक पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, करंट की सेक्शन जो है कांस्टेंट हो जाएगी, वोल्टेज फॉल होना शुरू हो जाएगा इसका, और आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू वो फिर रिड्यूस होना भी शुरू हो जाएगा। इसको आगे चल के दूसरे ग्राफ के अंदर पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से। तो ये था मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में ट्रेस हुआ, ओपन सर्किट सेक्शन की वोल्टेज और फील्ड करंट दैट इज ISH के बीच में, ठीक। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इनको हटाते हैं और अगले कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक थे, नेक्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, दे वेयर द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मशीन। मशीन की इंटरनल पोर्शन जो कि मैंने आपको बताया था कि जनरेटेड EMF EG और फिर हमारा आउटपुट सेक्शन का जो लोड करंट है, इन दोनों के बीच में ट्रेस होता है। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो राइट हैंड साइड की इस ग्राफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलो इसको जल्दी से समझते हैं, स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको उस ग्राफ के अंदर बताया था कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है फॉर अ सर्टेन स्पीड, सपोज कर लेते हैं कि फॉर अ स्पीड ऑफ N1, ये अगर आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आपको इस मैग्नीट्यूड तक पहुंचा देता है, सो फॉर दिस केस यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ N1 ऑलमोस्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट ऑन अ स्टीप पाथ। तो इस स्ट्रेट लाइन को मैंने यहां पे शो कर दिया और इसको मैंने लिख दिया कि दिस इज इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, और इसको मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऐसा शो कर सकता हूं, और इसको दिस इज टर्म्ड एज पॉइंट D। तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक है, ऐसा ट्रेस हो गया। अब बचे मेरे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट इज इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो देखो, जब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हम ट्रेस करते हैं तो किसके किसके बीच में ट्रेस कर रहे हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस हो रहा है EG वर्सेस IL। जनरेटेड EMF, कितनी EMF जनरेट हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू किससे, IL से, लोड करंट से, ठीक है।
इसको समझने के लिए इस ग्राफ से ज्यादा आपको इस इक्वेशन की जरूरत है। समझते हैं थोड़ा ध्यान से। हम लोग जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेटेड ईएमएफ, जितनी भी ईएमएफ जनरेट हो रही है और जितना आप उसके अंदर सिस्टम के अंदर लोड में जो वेरिएशन कर रहे हो, लोड में जो चेंजेस लेके आ रहे हो, उसके हिसाब से जो आईएल सिस्टम से बाहर जा रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां से जो ईएमएफ जनरेट हुई और यहां जो करंट बाहर निकल रही है, इन दोनों के बीच में ट्रेस हो रहा है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ईएमएफ जनरेट हो रही है, जो ईएमएफ इंड्यूस होकर आपको मिलती है, अगर सपोज लोड करंट की मैग्नीट्यूड यहां से बढ़नी शुरू होती है, ध्यान देना, सपोज करो लोड करंट की मैग्नीट्यूड बढ़नी शुरू होती है और ईजी एक सर्टेन वैल्यू पे था, तो अब इसके अंदर क्या चेंज देखने को मिलेगा आपको? अब इसके अंदर क्या चेंज देखने को मिलेगा? चलो समझते हैं ग्राफ के फॉर्म में। यहां पे चलते हैं और पॉइंट बी जो है हमारा, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज कर लेते हैं कि ओ से लेके ए के बीच में यहां पे है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। दिस इज आवर रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म का सेक्शन, ठीक है, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये ए से लेके ऐसा ओ तक का, ये पूरा रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारी ग्राफ सीधे सीधे इस पॉइंट से शुरू हो रही है। जो पिछले केस में आपने देखा था ना, ये ओ से लेके यहां तक ए तक ये रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म था। इस बार ये इतना ज्यादा हो चुका है, जमा हो चुका है, कई बार स्विचिंग एक्शन हुआ और कई बार धीरे धीरे करते करते बहुत सारा रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म जमा हो गया। अब इस केस में क्या होता है, अगर सपोज आप लोड करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करते हो, सपोज कर लो कि यहां से लोड करंट IL की मैग्नीट्यूड बढ़नी शुरू होती है, लोड में जो भी चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग, या जैसे भी अगर IL की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है, दैट मींस कि प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है उसके कारण आपको ये भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होगा कि आर्मेचर रिएक्शन भी तो होता है सिस्टम में। करंट्स की मैग्नीट्यूड जैसे ही आप इंक्रीज करोगे, ध्यान रखना, देखो लोड करंट अगर बढ़ रहा है तो बोलने का क्या मतलब है, हम लोग जानते हैं IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH। ये रिलेशन क्लियर है आपके माइंड में? अभी जो मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग लोड करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियस थिंग है ना कि आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी। इसके इफेक्ट से आर्मेचर करंट को भी ये बढ़ाने लग जाएगा। ध्यान से समझो, बहुत इजी कंसेप्ट है। लोड करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी? आपने लोड अप्लाई कर दिया हैवी, उसने ज्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया सिस्टम से, IL की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है, जिससे कि IA भी बढ़ने लग जाएगा ड्यू टू दिस इक्वेशन। आफ्टर दैट जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ने लग जाएगा तो आर्मेचर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन होना शुरू हुआ तो आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप होगा, तो फील्ड कैरेक्टरिस्टिक जो थी, मैग्नेटिक फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये आर्मेचर ड्रॉप होने के कारण हमारा ग्राफ शुरू तो इसी पॉइंट से हो रहा था ये भी, लेकिन अब ये ग्राफ जो है ये फॉल होना शुरू हो जाएगा। ये सेम लाइन में, सेम प्रोपोर्शन में, उतना स्पीड, उतने ही स्पीड पे, उसी N1 की मैं बात कर रहा हूं, तो उतने ही स्पीड पे ये उतना आउटपुट आपको नहीं दे पाएगा, उतना पोटेंशियल जो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा और आपको ड्रॉप दिखना शुरू हो जाएगा। और ऑब्वियस थिंग है कि ये जो पोटेंशियल था दिस वाज E0 और ये जो पोटेंशियल है दिस इज EG। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि ये E0 की वैल्यू EG के कंपैरिजन में बड़ी रहेगी ना, क्योंकि बिकॉज इट इज अ नो लोड पोटेंशियल। और यहाँ पे लोड की बात कर रहे हैं, क्यों लोड की बात कर रहे हैं? क्योंकि IL की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? क्योंकि वहां पे आपने कुछ लोड लगाया होगा जो ज्यादा करंट डिमांड कर रहा है, ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है सिस्टम से, जिसके कारण कि ये सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे EG की वैल्यू इस आउटपुट पोटेंशियल की वैल्यू से, जो जनरेटेड EMF है और आउटपुट पोटेंशियल है, तो ऑब्वियस थिंग है कि आउटपुट पोटेंशियल की वैल्यू ही ज्यादा दिखेगी आपको हमेशा। आउटपुट बोलता हूँ, सॉरी, दिस इज अ नो लोड पोटेंशियल ना, ये ध्यान रखना, E0। तो नो लोड पोटेंशियल, अगर मशीन बिना लोड के रन कर रही है तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा पोटेंशियल आपको मिल रहा है एज कंपेयर टू द जनरेटेड वन। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, क्यों? इट इज ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो ये ग्राफ जो है आपका फॉल होना शुरू हो जाएगा और पॉइंट बी पे जाके ये जब खत्म होगा तो आपको इस पॉइंट डी से लेके पॉइंट बी के बीच का ये डिफरेंस दिख रहा है, दैट इज कॉज्ड ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। नेक्स्ट थिंग, अब इसको इसके आगे समझते हैं, इन सबको फिर हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज? एक्सटर्नल सर्किट ग्राफ। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन किसके बीच में ट्रेस होता है? एकदम क्लियरली समझो इसको। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में ट्रेस होता है? एक्सटर्नल पोटेंशियल VT और एक्सटर्नल करंट IL। एक्सटर्नल जो टर्मिनल का वोल्टेज होता है VT या VL जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आप यहां पे भी देख सकते हो, ये VL जो है आउटपुट वोल्टेज VL और
आउटपुट करंट IL, इन दोनों के बीच में ट्रेस होने वाला है। तो इसको यहाँ पे अब चलो ट्रेस करना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट, तो जैसा कि मैंने पिछले केस में आपको बताया था कि ये जो है ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट वाला, दैट इज फॉर E0। सेकेंड वाला जो आप लोगों ने देखा, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने देखा, दैट वाज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फॉर EG। अब थर्ड और लास्ट केस हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, जिसका की ग्राफ आपको यहां पे कुछ ऐसा फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ इस टाइप का जाता हुआ दिख रहा है अप टू पॉइंट C। और ये जो ग्राफ होगा, दिस विल बी फॉर VT। अब आप देखो, मैंने आपको पिछले केस में बताया कि E0 से EG के बीच में इतना डिफरेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि सिस्टम में आर्मेचर रिएक्शन हुआ जिसके कारण ड्रॉप हुई, तो सिस्टम का पोटेंशियल जो है वो नो लोड वोल्टेज या नो लोड EMF में बोलूं, वो जनरेटेड EMF से ज्यादा मिला हमको। जनरेटेड EMF अब इस नो लोड पोटेंशियल से नीचे हो चली गई। लेकिन जब मैं आउटपुट पे जाता हूं, आउटपुट टर्मिनल पे लोड सेक्शन पे जाता हूं, तो वहां की वोल्टेज मुझे और ज्यादा फॉल होती हुई दिखती है। क्यों ऐसा होता है? या आपके माइंड में तुरंत ये क्वेश्चन आओगे, सर ऐसा क्यों हो रहा है? यहां तो चलो समझ में आ गया, दिस इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, लेकिन जनरेटेड EMF से आउटपुट वोल्टेज क्यों कम हो गया? तो भाई इसका तो आपने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, ध्यान से समझो। इस कारण से कम होता है। देखो, मैंने आपको एकदम शुरू में बताया हुआ था कि हमेशा हमको ये चीज पता होना चाहिए कि जो जनरेटेड EMF होगी उसके अंदर की खुद की रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण जो ड्रॉप्स हो रहे हैं वो इसी में से माइनस होंगे, और आखिरी में जो बचेगा नेट वोल्टेज वो मिलेगा आपको कहां पे? लोड सेक्शन पे। तो ऑब्वियस थिंग है कि अगर ये 100 वोल्ट जनरेट कर रहा है और इसमें से आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण 5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो आपको यहां से आउटपुट कितना मिलेगा? 95 वोल्ट्स का। तो आप ये चीज देखो कि दिस विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन EG। जनरेटेड EMF अगर 100 है तो ये हमेशा उससे कम ही मिलेगा आपको, ये रीजन है। और यहां पे भी आप इस चीज को देख सकते हो कि EG माइनस इतने सारे ड्रॉप्स, ये करने के बाद आपको क्या मिलता है? VL। तो VL की वैल्यू तो ऑब्वियस थिंग है ना कि EG से कम ही मिलने वाली है। तो यही रीजन होता है कि हमारी ग्राफ जो है, और ये क्यों हो रहा है ऐसा, दिस इज ड्यू टू द ओमिक ड्रॉप्स। ओमिक यानी जो रेजिस्टेंस हमारा एक्शन में आता है ड्यू टू आर्मेचर, ड्यू टू फील्ड, जो भी सेक्शन का रेजिस्टेंस आ रहा है बीच में, उनके कारण होने वाला ड्रॉप जो है उसको ओमिक ड्रॉप में कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, और उस ड्रॉप की वजह से ये मेजर डिफरेंस देखने को आपको मिलता है। तो ये ग्राफ जो है शुरू तो उसी पॉइंट से होती है, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्राफ में फॉल आना शुरू हो जाता है। आपके माइंड में आएगा, सर लोड करंट अगर बढ़ रही है तो वोल्टेज तो उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ, तो ऐसा तो उस हिसाब से तो ये ग्राफ बढ़ना चाहिए। आई होप कि किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन आना, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे भी माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, क्योंकि भाई हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं तो VL और IL का वो ट्रेस कर रहा हूँ इक्वेशन, तो ये तो प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शन में है तो जैसे जैसे ग्रेजुअली करंट बढ़ रही है वोल्टेज को भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि VI कैरेक्टरिस्टिक है, एकदम स्ट्रेट लाइन लीनियर मिलता है वो। तो उसका आपको मैं आंसर बता दूं यहां पे देखने से। इक्वेशन ए पे आ जाओ जल्दी से आप लोग, और इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इक्वेशन ए के अकॉर्डिंग देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि लोड करंट की मैग्नीट्यूड अब यहां से बढ़ने लग गई है। लोड करंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब लोड करंट इंक्रीज हो सकता है किसी भी कारण से, आपका लोड ज्यादा डिमांड कर रहा होगा, या आपने हैवी लोड जो कनेक्ट कर दिया उसके कारण, या जिस भी कारण से लोड करंट जैसे ही बढ़ती है, मेरा I इंटू आर जो आउटपुट आ रहा है, I इंटू आर, इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, दैट इज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब EG में से ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा मैग्नीट्यूड की पोटेंशियल माइनस हो रही है, ये ज्यादा माइनस हो रही है, तो VL का क्या होगा? VL रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये कारण होता है कि IL के बढ़ने से VL कम होना शुरू हो जाता है, यानी लोड का करंट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लोड पोटेंशियल जो है उसमें ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। अब ये जो लोड पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू ड्रॉप होते होते इस पॉइंट पे पहुंचती है, जिसको कि क्या लिखा हुआ है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? इट इज पॉइंट C। इसको C पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। ध्यान रखना, C पॉइंट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट। फिर से एक बार बता रहा हूं, C पॉइंट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट।
यहां पे आपको IL अपनी मैक्स वैल्यू पे मिलेगा इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहां पे ही बस एक बार लास्ट टाइम ऐसा होता है कि IL अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचता है, क्योंकि उसके बाद ये ग्राफ जो है ये अलग पाथ ऐसा ट्रेस करना शुरू करता है। और अब जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हो, अब लोड के कारण जो हैवी करंट आपने ड्रॉ किया था, तो अब उस प्रोपोर्शन में क्या देखने को मिल रहा है, VT की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई। फिर से समझो इसको ध्यान से, जैसे जैसे IL की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे यहां पे IL की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे VL की वैल्यू कम होती जा रही है। तो अगर लोड आपने हैवी लगा दिया, उसने सडनली ज्यादा करंट डिमांड कर दिया, तो उस अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो गिरने लग जाएगा। वो पोटेंशियल जैसे ही गिरेगा तो ओम्स लॉ वहां पे एक्शन में आया, और ये I प्रोपोर्शनल टू V के कारण ये पोटेंशियल जैसे ही ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, वो करंट को भी सेम प्रोपोर्शन में कम करने लग जाएगा। और करंट कौन सी, IL या IT जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही कारण है कि अब ये जो करंट जो पीक वैल्यू तक पहुंची थी, अब इसका ग्राफ धीरे धीरे वापस रिवर्स होना शुरू हो जाता है, और करंट की मैग्नीट्यूड भी अब उस वोल्टेज के इफेक्ट के कारण धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये मैग्नीट्यूड पहुंच जाती है वोल्टेज की 0 पे। आइडियली देखा जाए तो भले हम लोग 0 बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिडुअल तो बचा ही रहता है फिर भी। तो हो सकता है कि वो इस किसी पॉइंट पे, ऐसे किसी वैल्यू पे आके रेस्ट कर जाए, रुक जाए, ठीक है। बट आइडियली अगर मैं बोलूं तो इसको पूरा एट द स्टेट ऑफ रेस्ट ऐसे 0 पॉइंट पे पहुंचता हुआ हम लोग दिखा सकते हैं, जिस सीक्वेंस में ग्राफ फॉल हो रहा है। तो ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, और इसे ऐसा ट्रेस किया जाता है। इसमें एक बार लोड करंट जो है पीक वैल्यू पे जाती हुई मिलती है आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे, और इससे जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा था कि इन पोटेंशियल का इन करंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है, कैसे टाइप की लोड पे, कैसे लोड के इंक्रीज होने पे क्यों करंट फॉल होती है, या करंट इंक्रीज होने पे कैसे आउटपुट पोटेंशियल जो है वो फॉल होने लग जाता है, उसका रिलेशन समझना जरूरी है, क्योंकि इससे बेसिक डाउट उठते हैं। इनसे बेसिक डाउट्स डेफिनेटली उठते हैं, जैसा कि आपके माइंड में भी आया होगा शुरू में कि भाई करंट जब बढ़ रहा है, लोड करंट, तो वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो जा रहा है, वोल्टेज को भी बढ़ना चाहिए सेम प्रोपोर्शन में। तो ऐसे डाउट्स उठते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट पे ऐसा कंसेप्चुअल डाउट अगर आता है तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, हो सकता है बाकी चीजें बना लो, लेकिन कॉम्पिटिटिव में जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उसमें फिर दिक्कत जाती है। तो मेरा वही टारगेट है कि आपको भले थोड़ा सा टाइम लगे, आराम से धीरे धीरे समझो, लेकिन चीजें एकदम टू द पॉइंट समझ में आनी जरूरी है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को आगे, और इसमें से इन चीजों को हटाते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ शंट बाउंड डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के बारे में अभी तक आपने क्या क्या सीखा, उसको एक बार मैं समराइज कर दूं आपके सामने। डीसी जनरेटर के बारे में आप लोगों ने ये देखा कि लोड जैसे जैसे अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर वो ज्यादा करंट डिमांड कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और पोटेंशियल रिड्यूस करके उस लोड की करंट को बैलेंस कर देती है। यानी पोटेंशियल अपने आप को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ चेंज। तो यानी वो पोटेंशियल को एक कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करने के केपेबल होती है कोई भी डीसी शंट जनरेटर। क्या बोला मैंने, कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करने के केपेबल होती है एक डीसी शंट जनरेटर इररिस्पेक्टिव ऑफ अ टाइप ऑफ लोड। और इसके बारे में चीजें देखेंगे तो क्या होता है, ड्यू टू देयर ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, ड्यू टू देयर ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। याद करो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि यहां से वोल्टेज धीरे धीरे कैसे ड्रॉप होती जा रही है, इसी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है यहाँ पे कि ड्यू टू द ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक they are used to provide supply to the apparatus placed near to them। apparatus की डिस्टेंस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ने लग जाएगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल में और ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सिर्फ उन्हीं apparatus को प्रोवाइड करते हैं हम लोग इसके थ्रू सप्लाई, जो कि उससे बिल्कुल पास में रखे हों, ताकि लेंथ जो है वो इंक्रीज ना हो वायर्स का, कंडक्टर्स का, क्योंकि जैसे लेंथ इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस जैसे एक्शन में आएगा वैसे वैसे पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड शिफ्ट होने लग जाएगी। नेक्स्ट इज दे आर यूज्ड इन द बैटरी चार्जिंग ऑपरेशन एज दे कैन प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट। जो बैटरी चार्जर्स जो होते हैं इस पे एक कांस्टेंट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल का देना जरूरी होता है। तो वैसे किसी भी एप्लीकेशन में आपको एक शंट बाउंड डीसी जनरेटर को इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, वहां पे ये बहुत पॉजिटिव साबित होंगे, बहुत सही साबित होते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एक्साइटेशन टू द ऑल्टरनेटर्स। जो ऑल्टरनेटर्स हैं इनको इनिशियल लेवल पे जो एक्साइटेशन देने की जरूरत पड़ती है, फील्ड एक्साइटेशन जो हम लोग देते हैं, इन एप्लीकेशंस के अंदर भी आप डीसी शंट बाउंड जनरेटर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट है स्मॉल पावर सप्लाई एट जनरल लाइटिंग रिक्वायरमेंट। तो जनरल लाइटिंग के लिए तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो, सीरीज हो चाहे शंट हो, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन
स्मॉल पावर सप्लाई के जो इक्विपमेंट्स हैं हम लोग सिर्फ वहीं पे ही कंसिडर करते हैं। जो हैवी पावर सप्लाई इक्विपमेंट्स हैं वहां पे डीसी शंट जनरेटर का उतना एडवांटेज नहीं होता है, ठीक है। तो ड्यू टू देयर लोड बेयरिंग कैपेसिटी एंड ऑल बहुत सारी चीजें आती है। आगे चल कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली जब इसी टॉपिक को डील करेंगे तो और बहुत सारी चीजें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि कंटेंट क्या क्या चीजें कवर करेगा, वो सारा कुछ कंटेंट आपको इसके थ्रू मिला होगा और चीजें आपके कंसेप्ट में आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे जल्दी मिलेंगे डीसी जनरेटर्स की अगली कैटेगरी को लेके, कंपाउंड की कैटेगरी को भी हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा सीरीज का तो जल्दी से जाके देख लो उसको। चलो इस वीडियो को अब यहीं पे रेस्ट अप करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।